सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज चालू करेंगे हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ध्यान से सुनिएगा, जो चैप्टर में रेलिवेंट है एग्जाम के लिए और जो आपका सिलेबस में है मैं वही चीज पढ़ाऊंगा। स्कैनर भी सारा सॉल्व होगा। और आपको यदि मेरे क्लासेस चाहिए, मेरे चैनल को जाके जस्ट ज्वाइन कर लीजिए। लेवल 2 में आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। और कुछ क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरी कंपनी का, उसमें फोन कीजिएगा या मैसेज कीजिए तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, अगले आगे आगे छोटा सा पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है आज का समझ लीजिए, उसके बाद अपने मेन क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट, नाम से आपको क्या लग रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, मेरे को लगता है कि मेरा वेजेस जो है लेबर लोगों को, मेरा वर्कर लोगों को, मेरा लेबर लोगों को उसका वेजेस मिलना चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? उन लोगों पे कोई अत्याचार ना किया जा रहा। सिर्फ दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेरा लेबर लोगों को उसका मिनिमम वेजेस लिखा हुआ है। वेजेस मतलब क्या? उसको उसका तनख्वाह, उसका काम का पैसा मिलना चाहिए। ये चीज होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में लिखा है प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, मतलब लेबर के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, लेबर को प्रिवेंट किया जाएगा एक्सप्लॉयटेशन से। एंड प्रिस्क्राइब करता है मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, मतलब लेबर को इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, वो चीज बताता है। तो कुछ नहीं याद रहे तो लिख दीजिएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। एकदम मिनिमम वेजेस एक्ट का नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिस्क्राइब करेगा कि मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर। और अच्छा से याद रहे तो प्रिवेंट लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस प्लस प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरा चीज लिखना चाहिए दिस एक्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सा पहला वर्ड याद रखिए। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आ रहा है, कीवर्ड में पढ़ाऊंगा, मेरा नोट्स ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। जो मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखे उनको मिल जाएगा। हु इज एन एम्प्लॉय, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? कुछ नहीं पता है तो हमको इतना पता है, एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो सैलरी में काम करता है। सैलरी हो सकता है उसको मंथली बेसिस मिले या हो सकता है डेली बेसिस में मिले। वो स्किल का काम कर रहा है या अनस्किल का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, और एक चीज है ये लॉजिकल चीज। देखिए अब एक्ट में क्या लिखा है, देखिए एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर सैलरी, मंथली बेसिस हो सकता है या डेली बेसिस। सिंपल सा लॉजिक है। एम्प्लॉय मतलब वह आदमी जो सैलरी के लिए काम कर रहा है। सैलरी आपका मंथली बेसिस भी हो सकता है और डेली बेसिस भी हो सकता है। दूसरा टू डू, क्या कर रहा है? स्किल, अनस्किल, मैनुअल और क्लरिकल वर्क। क्या काम कर सकता है एम्प्लॉय? स्किल काम भी कर सकता है, अनस्किल भी कर सकता है, क्लरिकल वर्क भी कर सकता है और मैनुअल वर्क भी कर सकता है, किसी प्रकार का भी काम कर रहा है। लेकिन तीसरा बोलता है एक्ट में वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होगा। एक तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बनाया वो उसमें कवर होगा और मिनिमम वेज रेट उसका फिक्स किया होगा। तो सिंपल 4-5 बातें याद रखना है एम्प्लॉय का डेफिनेशन में। क्या? जिस आदमी को सैलरी मिल रहा है प्लस वो कोई भी प्रकार का काम कर रहा है। ऑब्वियसली सैलरी मिल रहा है तो काम करेगा, काम में स्किल हो सकता है, अनस्किल हो सकता है, कोई भी प्रकार का काम। सैलरी मिलना चाहिए प्लस वर्क होना चाहिए, वर्क ऑफ एनी टाइप, स्किल अनस्किल, 4 वर्ड याद रखना, स्किल अनस्किल मैनुअल और क्लरिकल। तो कीवर्ड क्या है? सैलरी मिलना चाहिए उसको प्लस वो वर्क करेगा। तीसरा शेड्यूल एस्टैब्लिशमेंट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर हो। चौथा उसका मिनिमम रेट फिक्स हो। 4 बातें हो, सैलरी मिलना चाहिए, वो वर्क करेगा, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होना चाहिए और मिनिमम वेज रेट उसका फिक्स किया हो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय में क्या चीज इंक्लूड है और क्या चीज इंक्लूड नहीं है। आर्मी पर्सन, आर्मी का जो मेंबर होता है आर्म फोर्स का, आर्मी पर्सन को इंक्लूड नहीं करते, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो जॉब वर्क में काम करते हैं आउट वर्कर बोलते हैं उसको, वो कवर है। कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं वो कवर है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी को बोल दिया तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो कीवर्ड याद रखना है आउट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको बोल देगा। आर्मी पर्सन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। कौन है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, याद रह जाएगा, एक बार ध्यान से सुनिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेजेस? वेजेस क्या होता है पूछना है, सिंपल सा भाषा में क्या होता है वेजेस मतलब तनख्वाह, मेरे को तो यही पता है। वेजेस मतलब रेमुनरेशन, जो वर्कर लोगों को जो रेमुनरेशन दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। या वो आप कैश में दे सकते हैं, या चेक में दे सकते हैं, या कोई भी टर्म जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। जैसे एग्जांपल सुनिए, अब डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन, सारा रेमुनरेशन आपको पता है वेजेस है, प्लस एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लस तीन वर्ड है, कौन देगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए देगा। एम्प्लॉयर किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा। किस लिए देगा? वो एम्प्लॉयमेंट करेगा, इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, तीन वर्ड। वेजेस मींस ऑल रेमुनरेशन और एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका मतलब समझा रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, बस इतना याद है। क्या चीज होता है ध्यान से सुनिए, एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज मेरा कोई स्टाफ है और मेरा एसी का दुकान, हम एसी बेचते हैं। हम क्या किए, इस महीना उसको 10,000 रुपए दिए, प्लस एक एसी भी दे दिए। जाओ, एक एसी, नया एसी हम उसको दे दिए कि तुम घर में ले जाओ, एक एसेट है तुम्हारा। तो वो एक एक्सप्रेस हो रहा है मनी के फॉर्म में। पैसा के बदले हम क्या उसको 20,000 तनख्वाह देते हैं, 10,000 कैश दे दिए और बोले 10,000 तुम एक एसी ले लो, जाओ एक एसी दे दिए 10,000 रुपए, तो वो भी वेजेस का पार्ट हो गया। एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, चीज को समझिएगा, क्या चीज इंक्लूड नहीं है। कंपनी एचआरए फैसिलिटी देता है, वो इंक्लूड हो जाता है वेजेस में। क्या चीज इंक्लूड नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, तब आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड जो कंपनी देता है एम्प्लॉय लोगों को, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहा है, ग्रेच्युटी पेमेंट दे रहा है, या हाउस लाइट वाटर और मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, या कोई रिम्बर्समेंट दे रहा है टूर एक्सपेंसेस, वो इंक्लूड नहीं। ये सब खर्चा है एम्प्लॉय का काम करने के रिगार्डिंग, इसलिए नहीं दिया जाता, नहीं बनता वेजेस का पार्ट। तो वेजेस में सिर्फ इतना याद रखिएगा, वेजेस मतलब रेम्युनरेशंस, और वह चीज एनीथिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, दो वर्ड याद रखिएगा, वेजेस मतलब रेमुनरेशन तो आपको समझ में आ गया, और कुछ भी जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो। तीसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, बस। क्या चीज इंक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड नहीं है, आप सुन लीजिए, ध्यान से रखिएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, टू फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ये याद रखिएगा, कुछ भी नहीं पता तो आपको पता है गवर्नमेंट फिक्स करेगा, और गवर्नमेंट मतलब डाउट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, तो कीवर्ड लिख दीजिएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज, काम खत्म। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करता है, हर 5 साल में वेज रेट को रिव्यू करता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज रेट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिव्यू मिनिमम वेज रेट in each 5 year, ये याद रखिएगा। अब मिनिमम वेज रेट इज फिक्स आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग फैक्टर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 4 फैक्टर को कंसीडर करके मिनिमम वेज रेट फिक्स करता है। टाइम वर्क, कितना घंटा एम्प्लॉय काम किया, पीस वर्क, कितना नंबर ऑफ पीसेस बनाया, गारंटी टाइम रेट कितना है, और ओवर टाइम रेट। 4 चीज के लिए तो कीवर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करता है मिनिमम वेज रेट। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 4 फैक्टर को कंसीडर करता है मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के लिए। टाइम वर्क देखता है, पीस वर्क देखता है, गारंटी टाइम रेट देखता है, ओवर टाइम रेट देखता है। उसके बेसिस में वो एम्प्लॉय का मिनिमम वेज फिक्स करता है। याद रखिए, 2 मेथड को फॉलो करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेज रेट फिक्स करने के लिए। एक होता है कमिटी मेथड और दूसरा होता है नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कमिटी बनाता है, वो कमिटी सब चीज चेक उक करके वेज रेट को फिक्स करेगा। और नोटिफिकेशन मेथड में एक आस्क वर्कर लोगों को पूछता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव को लाइए और बताइए आपका, माने वर्कर से ही पूछना हो गया कि तुम्हारा वेज रेट कितना होना चाहिए। कमिटी मेथड में वो एक कमिटी बनाएगा गवर्नमेंट और उसके थ्रू वेज रेट डिक्लेयर होगा, लेकिन नोटिफिकेशन मेथड में वर्कर लोगों से ही पूछा जाएगा उसका वेज रेट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम का सिंपल सा मीनिंग है वर्किंग आवर ऑफ अ डे एक्सीड नॉर्मल वर्किंग आवर। यदि नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटा है और आपने 9 घंटा काम किया, जो एक्सेस, जो डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं ओवर टाइम। समझ में आया? सपोज एक दिन आपने 9 घंटा काम किया
और आपका नॉर्मल वर्किंग आवर 8 घंटा है, तो 9 - 8 इक्वल टू ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा, वर्किंग आवर ऑफ ए डे माइनस नॉर्मल वर्किंग आवर, काम खत्म। और वर्क ऑन एनी डे एक्सेस नॉर्मल वर्किंग आवर, दैट मींस इट इज ओवर टाइम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, खाली नॉलेज के लिए है ये। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर यदि गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है, वर्कर लोग जहाँ काम कर रहे हैं, उसका क्या क्या पावर है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले वो क्या वेज रजिस्टर को चेक करेगा कि वर्कर लोग को प्रॉपर वेजेस दिया जा रहा है क्या नहीं। दूसरा इंस्पेक्शन करेगा वेजेस डॉक्यूमेंट, मतलब चेकबुक वगैरह वेज जो पेमेंट हो रहा है उसका प्रॉपर है या नहीं। तीसरा एग्जामिन कर सकता है वर्कर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट सही है क्या नहीं। चौथा कोई डॉक्यूमेंट उसको सीज करना चाहे तो कर सकता है, सिंपल सा लॉजिक चीज है। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कैन एम्प्लॉयर पे वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर वेजेस काइंड में दे सकता है, सिंपल सा रूल है, वेजेस एम्प्लॉयर को केस में ही देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल होगा। अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल यदि एम्प्लॉयर ले लेगा तो वो काइंड में भी वेजेस दे सकता है। तीसरा ये क्वेश्चन और है, व्हाट इज द वेज दैट इफ वर्कर परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ जॉब। टू टाइप्स ऑफ जॉब मतलब एक वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड भी है और प्रोडक्शन में भी वर्कर का काम करता है। तो इस केस में उसका वेज रेट कैसे निकालेंगे। याद देखिए इस केस में उसका टाइम ऑक्यूपेशन देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम कहाँ दे रहा है, और टाइम ऑक्यूपेशन के टाइम के बेसिस में उसका वेज रेट कैलकुलेट हुआ। याद रखिए एवरेज के बेसिस में नहीं होगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है और हमेशा बोलते हैं कि एवरेज के बेसिस में कंपनी ने कैलकुलेट कर दिया, वो गलत है। टाइम प्रोपोर्शनेट के बेसिस में कैलकुलेट किया जाएगा। मेरा नोट्स चाहिए तो मेरा चैनल को देखिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।